हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। हम कभी भी आपको 2 वीडियो दिखाने के बाद कभी ऐसा नहीं बोलते कि आगे के वीडियो देखने के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर जितने भी वीडियो आप जब चाहें जहाँ चाहें बिल्कुल 100% फ्री देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा कंटेंट भी बहुत ही अच्छा रहता है, यानी कि हम बहुत ही सिलेक्ट करके आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जो चीज़ें जितनी अच्छे से समझ में आएंगी आप उन्हें उतनी ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में कर भी पाएंगे। तो जब आपको 100% फ्री मिल रहा है और साथ ही कंटेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है तो उसका लाभ उठाइए। आज लाभ उठाने वाले बच्चों में हैं हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट, यानी क्लास 10th हिंदी कोर की हमारी जो बुक है आरोह भाग 2 उसके काव्य खंड का तृतीय अध्याय है। इस तृतीय अध्याय में कुंवर नारायण जी ने हमारे सामने 2 कविताएं प्रस्तुत करी हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। तो ये 2 कविताएं हमने पढ़ी हैं, हम अच्छे से समझ चुके हैं, हमने अच्छे से इसको पढ़ा है, लाइन वाइज हमने इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखा, इसकी व्याख्याएं करी हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर चुके हैं, वन शॉट रिवीजन भी कर चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मोड में आने वाला है, मतलब दोनों ही तरीके के प्रश्न हमारे से पूछे जाएंगे, तो इसलिए प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है। तो अब आते हैं हमारे एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ भी 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो हमारा जैसे ये है कि पद्यांश या काव्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे, यानी कि एक कविता का अंश दे दिया जाएगा और उस पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो करना है। दूसरा है संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। तो संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न के अंतर्गत हमारे क्या आएगा, कवि का जीवन परिचय भी आएगा, फिर उसके बाद उनकी काव्यगत विशेषताएं, आपकी कविता का अर्थ, उनकी व्याख्याएं, उनके आश्रय, कुछ जो लाइन्स दी हुई उनके आश्रय, तो सभी कुछ हमें पढ़ना है, ये क्लियर है। तो हमने इन्हीं सब से आपके लिए यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं, तो उनको हम ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ आज के। तो पहला, जैसे हमने बताया कि काव्यांश आधारित हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ पर पहला काव्यांश दिया गया है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर बाहर इधर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो ये कविता के बहाने जो हमारी 2 कविताएं दी ना, तो उसमें पहली कविता है कविता के बहाने, उसका अंश दिया गया है। अब इस पे आधारित हमारे पास प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसके अस्तित्व जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। किसके अस्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं वो, कविता के, चिड़िया के, उड़ान के या यात्रा के। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी है कविता के अस्तित्व के बारे में। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसकी यात्रा के बारे में बता रहा है, किसकी यात्रा के बारे में उसने बताया है, स्वयं की, कविता की, सैनिकों की या भाषा की। तो जाहिर सी बात है वो किसकी यात्रा बता रहे हैं, कविता की यात्रा के बारे में बता रहे हैं। कवि ने कविता को किसकी उड़ान माना है, किसकी उड़ान है ये, कल्पना की, शब्द की, सीमाओं की या प्रश्न की। तो यहाँ कविता जो है वो किसकी उड़ान है, वो है कल्पनाओं की उड़ान। भाई कवि जो है वो कल्पना करता है तभी तो उसके सहारे उड़ता है, वो चिड़िया की तरह लिटरली थोड़ी ना उड़ सकता है। अब कवि की कल्पना जो है वो कहीं पर भी जा सकती है। चिड़िया की उड़ान कैसी होती है, अपार, असीमित, सीमित या अनंत। तो अगर हम कविता के साथ कंपेयर करें तो चिड़िया की जो उड़ान इस पद्यांश में बताई गई है वो है सीमित, वो किस हद तक, कहीं किसी जगह तक जा सकती है। लेकिन कविता की उड़ान कैसी है, वो असीमित है, वो कहीं पे भी जा सकती है, जहाँ चिड़िया नहीं जा सकती वहाँ कविता जा सकती है। तो इसलिए जो चिड़िया है उसकी उड़ान सीमित है और कविता की असीमित है। नेक्स्ट है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, पंक्ति का आश्रय क्या है। अब यहाँ पर एक पंक्ति दे दी गई, अब इसके जरिए से कवि ने हमको क्या समझाने या बताने की कोशिश करी है। क्या बोल रहे हैं वो, कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कम होती है, कविता की उड़ान असीमित है और चिड़िया नहीं समझ सकती, कविता और चिड़िया दोनों की उड़ान अनंत है, कविता की उड़ान से चिड़िया भली भांति परिचित है। तो यहाँ क्या दिया है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि कविता की उड़ान असीमित है, मतलब चिड़िया सीमित है और कविता की उड़ान क्या है, असीमित है। इसे चिड़िया नहीं समझ पाती है कि चिड़िया क्या जाने, मतलब चिड़िया ये चीज़ नहीं समझ सकती है। तो ये हो गया पहला पद्यांश। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या दिया हुआ है, कविता एक फूल है फूलों के बहाने,
कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। ए बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो क्या है, कविता का खिलना है फूलों के बहाने। अब यहाँ पर कंपेयर इसमें क्या कर रहे हैं, अभी तो पहले में तो उन्होंने चिड़िया की उड़ान से बताया, अब यहाँ पर फूलों के खिलने के साथ में उन्होंने कविता को कंपेयर किया है। अब इस पर आधारित प्रश्न क्या दिए गए हैं, कविता के मर्म की तुलना कवि ने किससे की है, घर से, फूल से, पक्षी से या आवेश से। तो उन्होंने किससे करी है, उन्होंने इस पद्यांश में फूल से करी है। कवि ने फूल और कविता के खिलने में क्या अंतर बताया। अब उन्होंने इस पद्यांश में क्या बताया है कि भाई कविता भी खिल रही है, फूल भी खिल रहा है, मगर इन दोनों में अंतर क्या, उन्होंने इस चीज को हमें बताया। फूल क्षणिक होता है जबकि कविता अमर होती है। फूल की सुगंध होती है जबकि कविता में नहीं होती। फूल में सौंदर्य होता है जबकि कविता में क्षणिक सौंदर्य होता है। फूल और कविता दोनों में कोई समानता नहीं। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये चीज बताई है कि फूल क्षणिक होता है, मतलब फूल अभी खिलेगा शाम तक मुरझा जाएगा, 2 दिन में मुरझा जाएगा, मतलब वो मुरझा जाएगा, कुछ क्षण के लिए ही वो रहता। लेकिन कविता एक बार लिख दी गई तो वो तो कालजयी होती है और वो हमेशा ही मुस्कुराती रहती है, खिली रहती है, और जितनी महक उसके पास पहले दिन लिखी हुई होती है उतनी ही वो हमेशा हर साल कोई भी जब भी पढ़े वो महक रहती। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि फूल जो है क्षणिक है मगर कविता अमर है, कालजयी होती है। नेक्स्ट है, कविता के खिलने का मर्म कौन नहीं जान सकता, कवि, कलाकार, सामान्य मनुष्य या फूल। तो यहाँ पर बताया जो गया पद्यांश में वो है फूल नहीं समझ सकता। कवि के अनुसार फूल कविता की समता क्यों नहीं कर सकता, समता मतलब समानता क्यों नहीं कर सकता। कवि के अनुसार फूल कविता की समानता क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है, क्योंकि कविता से फूल अधिक समर्थवान है, क्योंकि फूल का सानी कोई नहीं है, क्योंकि फूल प्रकृति का अनुपम उपहार है। तो इस पद्यांश में अगर हम देखें तो कवि ने इससे बताया है कि फूल कविता की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। यानी कि फूल इसलिए नहीं समझ सकता भाई वो आज खिलेगा कल मुरझा जाएगा, लेकिन कविता जो है वो अनंत है और उसका महक भी अनंत रहती है। जब तक ये संसार रहेगा तो लिखी गई वो कविता हमेशा महकती ही रहेगी, इसलिए फूल इस चीज को बिल्कुल भी समझ नहीं सकता। कविता को फूल के बहाने से किससे जोड़ा गया है, फूल के बहाने किस चीज से, खिलने की प्रक्रिया से, मुरझाने की प्रक्रिया से, जड़ हो जाने की प्रक्रिया से, या संवेदनशील हो जाने की प्रक्रिया। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ा किस प्रक्रिया से गया है, तो यहाँ पर जोड़ा गया है खिलने की प्रक्रिया से। क्या है, फूल क्या जाने, कविता का खिलना फूल क्या जाने। तो यहाँ खिलने की प्रक्रिया से दोनों को आपस में जोड़ा गया है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट काव्यांश। अब क्या है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। तो ये काव्यांश क्या दिया गया है, हमारी दूसरी कविता, यानी कि ये बात सीधी थी पर मगर। अब क्या है, उसमें ज़्यादा चीज़ें भरने के चक्कर में मैं उसको कसता गया घुमाता गया, और बात जो कहना चाह रहा था वो उतने मर्म से हटकर इधर उधर कहीं घूमने लगी थी। तो अब इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न क्या है, बात की चूड़ी मर गई कथन का अभिप्राय क्या है, ये कथन क्या चीज व्यक्त करना चाह रहा है। बात का प्रभावहीन हो जाना, बात के कठिन भावों का समाप्त हो जाना, बात में सहजता का समावेश होना, बात की गंभीरता का बने रहना। तो यहाँ पर बात की चूड़ी का मर जाने का तात्पर्य यहाँ बताया गया है बात का प्रभावहीन हो जाना। भाई कोई जब भाषण दिया जाता है, कोई बात बताई जाती है या स्टेज पे कोई बोल रहा होता है, तो हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावशील ढंग से बताना चाहते हैं, लेकिन अब हम उस बात में बहुत सारे समास अलंकार और बहुत सारी सुंदरता के चक्कर में क्या होगा, उसका अर्थ सामने बैठे लोगों की समझ में नहीं आएगा, तो जो उसका इम्पैक्ट लोगों को पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा।
तो वही क्या है, बात की चूड़ी मर गई, अर्थात वो बात प्रभावहीन हो गई, यानी कि मैंने उसमें इतना घुमा फिरा कर लिया कि अब वो इम्पैक्ट दर्शकों के सामने उतना नहीं छोड़ पाएगी। बस दर्शक उसे मजा जरूर ले लेंगे, लेकिन वो उनके ऊपर कोई असर नहीं छोड़ पाएगी। बात को बेतरह कसने का क्या अभिप्राय हुआ? जब बहुत बात को कसा जा रहा था, अर्थात हम उसमें बहुत सारी सौंदर्यीकरण कर रहे थे, तो उसका परिणाम क्या हुआ? बात की कसावट और पैनापन जाता रहा, बात शब्दों की गठरी बनकर रह गई, बात निरर्थक एवं उद्देश्यहीन सी हो गई, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो होगा वो है आपका उपरोक्त सभी। ये सारी ही चीजें हुई ना, कि बात कोई मतलब बात में कसावट और पैनापन, जो चीजें लोगों को समझ में आनी चाहिए थी एक बार में वो समझ में नहीं आई, शब्दों की सिर्फ गठरी बनकर रह गई, कोई अर्थ उसका नहीं निकल पा रहा था, और वो निरर्थक और उद्देश्य होगी। जिस बात से वो कही जा रही थी वो उद्देश्य कहीं रह गया, और उस बात का कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा। तो उपरोक्त सभी। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह में कौन सा भाव छिपा है? क्या चीज बताई गई है वाह वाह करने में? प्रशंसा का, व्यंग का, आक्रोश का, या समानता का? तो लोगों को मजा आ रहा था, तो यहाँ पर उसके पीछे से उन्होंने बताया गया है कि लोग सिर्फ व्यंग कर रहे थे। कवि को किस बात का डर था? किस बात का डर था? उसकी बात श्रोता पर अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पाएगी, उसकी बात दबा दी जाएगी, उसकी बात समाज में स्थान प्राप्त कर पाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब अब उसकी बात की चूड़ी मर गई, पैन जो था ना कसने के चक्कर में वो मर गई, तो अब उसको, कवि को किस चीज़ का डर लग रहा था? वो डर लग रहा था कि उसकी बात श्रोता पर अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल पाएगी। वो जिस प्रसंग से स्टेज पर इकट्ठा हुआ आया था वो, और सभी लोग इकट्ठा हुए थे कि वो अपनी बात जो है वो लोगों तक प्रभावशाली ढंग से बोलेगा, लेकिन अब चूंकि उसकी चूड़ी मर गई, तो अब उसने जितना सोचा था लोग उतना उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। कवि ने अपनी बात को किस कारण पेचीदा बना दिया? किस कारण से उसने अपनी बात को इतना पेचीदा बनाया? वाहवाही लेने के लोभ में, सरल भावों में अभिव्यक्ति के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो उन्होंने अपनी बात को किस कारण से पेचीदा बनाया? वह था वाहवाही लेने के रूप से। मतलब अब वो बात सरल ढंग से बोल जाते तो लोगों को प्रभाव छोड़ता। अब उन्होंने बोला चलो कुछ अच्छे शब्दों को डाल दें तो वाहवाही होगी, थोड़े और वाहवाही हुई तो उन्होंने और डाला, और डालते डालते क्या हुआ? वो बात ही प्रभावहीन हो गई। तो ये प्रभाव ही जो पेचीदा बनाई उन्होंने किस लिए? ताकि लोग उनको वाहवाही दे सके। नेक्स्ट हमारा गद्यांश है, क्या है? बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। तो अब यहाँ पर उन्होंने, ये हमारी कविता की शुरुआत है बात सीधी थी पर का, तो किस तरीके से मतलब उन्होंने बात को जो है बहुत अच्छा बनाने के चक्कर में उसमें काफ़ी कुछ किया, पेचीदा बनाया, लेकिन सोचा कि वापस आए, तोड़ा मरोड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ कि वो अपनी बात पर वापस आ पाए। अब इस काव्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है? भाषा के चक्कर में पड़कर बात कैसी हो गई थी? सीधी, उल्टी, टेढ़ी या खराब? तो कैसी हुई थी, किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? वो है टेढ़ी हो गई थी। उसे पाने की कोशिश में पंक्ति में उसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? उसे पाने की, तो ये उसे शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है? कवि, प्रेयसी, बात या कलम? तो उन्होंने उससे को पाने यानी कि बात को पाने के चक्कर में, तो उसे शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बात के लिए इस्तेमाल हुआ है। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? किस बातों पर? ये जो कविता है हमारी, वो किस बात पर बल दे रहे हैं? भावों की सरलता, भाषा की जटिलता, भावों की गंभीरता, या भाषा की सहजता? तो उन्होंने इस कविता पे बल दिया है, वो है भाषा की सहजता, यानी कि हमेशा हमें अपनी बात सहज सरल तरीके से बोलना चाहिए। उसमें बहुत सारे पेचीदा शब्दों के डालने से का मतलब हो जाता है कि वो बात अपने आप में उलझ कर रह जाती है। तो इस पूरी कविता उन्होंने बोला है कि जब भी आप कहीं पर भी अपनी बात को व्यक्त करना चाहें, लोगों को प्रभावशाली ढंग से समझाना चाहें, अपने तरफ करना चाहें, तो उसमें भाषा के शब्दों के चक्कर में ना पड़िए,
उसमें सरल सहज तरीके से अपनी बात को बोलिए। तो इन्होंने इस पूरी कविता में भाषा की सहजता पर बल दिया है। भाषा के साथ तोड़ मरोड़ करने का क्या अभिप्राय होता है? जब हम उसमें बहुत सारी तोड़ मरोड़ था, बहुत सारे शब्दों को हम डालना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है उसमें? भावों की अभिव्यक्ति ठीक से स्पष्ट नहीं हो सकेगी, भाषा अपने भावों को स्पष्ट कर पाएगी, भाषा में सरलता तथा सहजता का गुण विकसित हो सकेगा, भावों और अभिव्यक्ति में एकता आएगी। तो क्या होगा जब हम बहुत ज़्यादा उसमें कसाव करना यानी कि हम तोड़ मरोड़ करने लगेंगे तो क्या होगा? भावों की अभिव्यक्ति ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाएगी। मतलब हम उस बात को, अपनी जिस भावना को लोगों तक व्यक्त करना चाहते हैं वो हम ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? ये जो हमने पद्यांश पढ़ा, इसमें क्या चीज समझाने की कोशिश हमें की गई है? सिर्फ एक भाव बताना है। क्या है? भाषा की सहजता पे जोर देना, भावों को प्रमुखता प्रदान करना, बात कहने का ढंग सिखाना, बातचीत के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करना। तो जैसे भी हमने आपको बताया कि एक ही क्वेश्चन को, अब देखिए ये क्वेश्चन हम अभी पहले पूछ चुके हैं लेकिन वो दूसरे तरीके से था, ये दूसरे तरीके से। तो यहाँ पर है प्रेस का केंद्रीय भाव है कि भाषा की सहजता पर जोर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना। देखिए इसी तरीके से कई क्वेश्चन आएंगे। सहजता, भाषा की सहजता और भाषा की सहजता पे जोर देना। क्वेश्चन डिफरेंट थे, आंसर लगभग एक थे। वो केंद्रीय भाव था, यहाँ पर कवि किस बात पर जोर दे रहा था, तो ये दोनों चीज़ें। तो इस तरीके से भी आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे, रेडी रहिएगा। चलिए इस जो क्वेश्चन के साथ हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पर। क्या दिया है? बात की पेच खोलने से कवि का क्या तात्पर्य? उन्होंने बोला ना बात के पेच कसता चला गया, तो बात की पेच का तात्पर्य है क्या? वो क्या समझाना चाहते हैं इस बात से हमें? बात का उलझना, बात का प्रभावहीन होना, बात का स्पष्ट होना, बात का तर्कपूर्ण होना। तो बात की पेच खोलने से तात्पर्य है बात को स्पष्ट होना, यानी कि मैं अब वापस अपनी बात की सरलता या सहजता पे आ रहा था। एक होता है ना पेच, जब आपके पास एक पेच होता है उसमें आप बोल्ट कसते हो, यानी कि मैं बात को बहुत ही अच्छे से बताता रहा था। अब हमने क्या किया? बात खोलना शुरू किया, अर्थात अब हम अपनी बात को पूरे प्रभावशाली ढंग से लोगों को समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? अब बात को हम स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं। पेच खोलने का तात्पर्य क्या हुआ? बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। कवि ने शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही है? तो ये हमारी कविता के बहाने से पूछा गया है। क्या है? बात, भाषा, कविता या पतंग? तो कवि से शरारती बच्चे के समान जो खेल रही है वह है बात। भाषा के साथ बात कैसी होती गई? भाषा के साथ बात सरल, दुष्कर, पेचीदा या बोधगम्य? ये होती गई हमारी पेचीदा होती चली गई। भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? भाषा के साथ हमने क्या किया कि बात और पेचीदा होती चली गई? तोड़ने मरोड़ने, उलटने पलटने, घुमाने फिराने या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी उपर्युक्त सभी चीजें हुई हैं कविता में जिससे बात पेचीदा होती चली गई थी। बात कविता के साथ किसके समान खेल रही थी? बात कवि के समान कैसे खेल रही थी? खिलौने की तरह, पेंच की तरह, बच्चे की तरह या भाषा की तरह? तो बात जो है वो बच्चे की तरह कवि के साथ खेल रही थी। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? भाव के, छंद के, अलंकार के या भाषा के? तो किसके चक्कर में फंसी थी? वो फंसी थी भाषा के चक्कर में। यानी कि बात जो है ना, भाषा को मैंने बहुत सारा प्रभावशाली ढंग बनाने की कोशिश करी जिसके कारण वो उलझती चली गई। कवि किसे पाने की कोशिश कर रहा था? बात को, पेंच को, कील को या कलम को? वो वापस किस चीज को पाना चाह रहा था? वो बात को पाना चाह रहा था। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? भाई बात बाहर निकलने मतलब वो अपने पूरे असरदार ढंग से दूसरों को बताने के कर में कैसी हो गई थी? व्यर्थ, अर्नग्न, पेचीदा या सहज? तो कैसी हो गई थी? बात हो गई थी पेचीदा। कवि क्या कर्तव्य कर रहा था? मेज पर पेंच ठोक रहा था, बात सुलझाने की कोशिश कर रहा था, नाटक कर रहा था, लोगों को बात समझा रहा था। तो किस चीज की कोशिश कर रहे थे हमारे कवि?
किसी चीज का कर्तव्य कर रहे थे, बात को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। जिस बात को उन्होंने उलझा दिया था अब उसी को वापस सुलझाने की वो कोशिश कर रहे थे। बात कवि के साथ कैसे खेल रही थी? खिलौने के समान, खिलाड़ी के समान, बच्चे के समान, भाग्य के समान। तो वो कैसे खेल रही थी? बच्चे के समान खेल रही थी। बात की चूड़ी मर जाने से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट हो जाना, तर्कपूर्ण हो जाना, प्रभावपूर्ण हो जाना, प्रभावहीन हो जाना। तो बात की चूड़ी मर जाने से तात्पर्य है बात का प्रभावहीन हो जाना, मतलब वो उतना प्रभाव लोगों तक नहीं छोड़ पाएगी। कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? कवि जो है ने जो हमारी पहली कविता है कविता के बहाने, उसमें उन्होंने चिड़िया का जो वर्णन किया है वो किस उद्देश्य से वो करना चाहते हैं? कल्पना करना, उड़ान भरना, अपने मनोभावों को व्यक्त करना, अलंकार का प्रयोग करना। तो कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे जो कवि का उद्देश्य था वो था अपने मनोभावों को व्यक्त करना, मन के भाव। क्योंकि भाई अगर हम उड़ने के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हम पक्षी की बात करते हैं, भाई पंछी। लेकिन यहाँ पर वो अपने बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कविता उससे कहीं ज़्यादा तरीके से उड़ ले, अच्छी तरीके से उड़ लेती। तो यहाँ पर उन्होंने कविता के साथ जो चिड़िया को कंपेयर किया है वो सिर्फ इसलिए किया है, उसका उद्देश्य है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। बात का शरारती बच्ची की तरह खेलना है, बात समझ जाना, तर्कपूर्ण होना, समझ नहीं आना या प्रभावी होना। भाई यहाँ बताया गया ना बात का शरारती बच्चे के लिए खेलना, तो इसका क्या तात्पर्य है कि बात जो है वो क्या हो गई, बात जो है वो समझ नहीं आ रही। बच्चे का खेल कैसे होता है? किसी को समझ नहीं आता है ना, वो पता कभी ये खेलेगा, कभी वो खेलेगा, कभी ये खेलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो किस तरह की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? फूल का अंत क्या होता है? मुरझाना, ताजगी भरना, खिलना या महकना। उसकी अंतिम परिणति होती है मुरझाना। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई? पेचीदा, सरल, वक्र या व्यर्थ? तो बाहर निकलने की बजाय वो कैसी हो गई थी? वो पेचीदा हो गई थी। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? जब हम बहुत दिखावे के लिए भाषा में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो भाषा कैसी हो जाती है? अस्पष्ट, स्पष्ट, सहज या सुंदर। तो जाहिर सी बात है भाषा कैसी हो जाएगी? वो अस्पष्ट हो जाएगी, लोगों को समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि हम वहाँ दिखावे के लिए बहुत सारे निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि भाई बहुत सारे होते भाई लोगों को समझ में नहीं आते, तो वो लोगों तक अस्पष्ट रूप में ही पहुँचेगी। बात सीधी थी पर में कवि ने किस पर बल दिया है? किस चीज पे बल दे रहे हैं? भाषा की जटिलता, भावों की सरलता, भाषा की सहजता, भावों की गरिमा। तो उन्होंने कवि ने बल दिया है भाषा की सहजता पर। कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा कैसी है? अब ये जो कविता हमने पढ़ी कविता के बहाने, इसमें उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है? बिंब प्रधान, प्रतीक शैली, अलंकार पूर्ण, सरल व सहज। तो इन्होंने जो यहाँ भाषा इस्तेमाल करी है वो एकदम सरल और सहज भाषा में हमको ये कविता प्रस्तुत करके दी है। बात का शरारती बच्ची तरह खेलना क्या है? बात समझ जाना, तर्कपूर्ण, समझ नहीं आना या प्रभावी। तो यहाँ क्या है? बात हमें समझ नहीं आएगी। मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा में अलंकार क्या है? मुझे पसीना पोंछ कर पूछते देखा में अलंकार कौन सा है? उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या यमक। तो आप यहाँ पर देख रहे हो क्या दिया है? पसीना पोंछते पूछा, यानी पा वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है कुंवर नारायण का जन्म किस सन में हुआ? तो जैसे हमने बताया था संपूर्ण पाठ है तो सभी कुछ आएगा। तो ये हमारा पोर्शन जो अब भरा है ये आपके कवि परिचय से लिया गया है। तो कब हमारे कवि जो हैं कुंवर नारायण जी, उनका जन्म कब हुआ? 1926, 1927, 1928 या 1929। तो इनका जन्म हुआ था सन 1927 में। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। अब उन्होंने कौन से प्रबंध काव्य की रचना करी है? रश्मि रथी, उर्वशी, आत्मजयी या कामायनी। तो इन्होंने जो करी है वो है आत्मजयी महाकाव्य की, प्रबंध काव्य की रचना करी है। नेक्स्ट है कुंवर नारायण को किस कवि नाम का सम्मान मिला? उन्होंने किस कवि के नाम का सम्मान मिला था? तुलसी, सूरदास, रैदास या कबीर। तो उन्हें मिला था कबीर नाम का सम्मान।
बात सीधी थी पर कविता में कवि ने किस काव्य संग्रह से ली है। जो हमारे सामने दो कविताएं प्रस्तुत करी, दोनों ही अलग अलग संग्रह से ली गई हैं। तो हमारी एक कविता है बात सीधी थी, तो वो किस काव्य संग्रह से ली गई, उस काव्य संग्रह का नाम हमें बताना है। इन दिनों कोई दूसरा नहीं अपने सामने या चक्रव्यूह, तो वो हमारा संग्रह है कोई दूसरा नहीं से। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं, कौन सी संवेदना के कवि माने जाते हैं। नागर, करवाई, ममतत्व या व्याकुल। तो यहाँ पर जो है वे हैं नागर कवि, जो नागर संवेदना है उसके कवि माने जाते हैं। कवि ने कविता में के लिए क्या उपमान दिया है, क्या उपमान दिया है। सागर, गागर, खेल या रेल। तो उन्होंने जो दिया है वो है आपका खेल, क्योंकि यहाँ पर वो किसकी तरह खेल रही थी, बच्चे की तरह खेल रही थी। बात जरा टेढ़ी फंसने का मूल कारण क्या था। बात जो टेढ़ी फंसी, इसका मूल कारण क्या था, किस लिए वो जाकर टेढ़ी फंसी थी। विवाद, अर्थवाद, संवाद या भाषा। तो वो फंसी थी भाषा के कारण। भाई भाषा को ही सुंदर बनाने के चक्कर में बात अपना महत्व खो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं। जो पहली कविता हमारी ली गई है कविता के बहाने, उसमें जो है कविता के बारे में बता रहे हैं वो। अब उसमें उन्होंने चिड़िया लिया, फूल लिया, बच्चे लिए, तो ये किस माध्यम के रूप में उन्होंने प्रयुक्त किए हैं। शब्द का व्यक्त करने, भावना, अभिव्यक्ति के उपकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने ये तीनों ही चीजें अभिव्यक्ति के उपकरण के रूप में, यानी कि अपनी बात को समझाने के उपकरण के रूप में प्रयुक्त किए हैं। कविता के अस्तित्व पर विचार करती हुई कविता के बहाने कविता का निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। ये क्या निष्कर्ष है, जब हमने इस कविता को पढ़ लिया तो इसके बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। कविता के अस्तित्व पर आज गहरा संकट है, अब कविता लिखना व्यर्थ है, कविता कालजयी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ये पूरी कविता पढ़ने के बाद कि कविता जो है कालजयी होती है, वो कभी भी लिखी जाए वो काल तो मतलब हमेशा जिंदा रहेगी, वो कभी मरेगी नहीं, मुरझाएगी नहीं, कुछ नहीं होगी। तो कैसी रहती है, कालजयी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता के बहाने कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो अभी हमने देखा था हमारी जो थी वो था बात सीधी थी, वो ली गई थी काव्य संग्रह से। इसी तरह ये दूसरी कविता भी काव्य संग्रह से ली गई। कौन सा है भाई, इन दिनों कोई दूसरा नहीं अपने सामने या चक्रव्यूह। तो ये ली गई है काव्य संग्रह इन दिनों से। तो ध्यान रखिए बात सीधी थी जो ली गई थी वो था कोई दूसरा नहीं से, और कविता के बहाने ली गई है इन दिनों से। तो दोनों अलग अलग काव्य संग्रह से ली गई है, ये ध्यान रखना। तो अब इस प्रश्न के साथ हमारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के समाप्त होते हैं। तो हमने आपको कोशिश करी है कि पूरे ही क्वेश्चंस को हम आपको अच्छे से आपके सामने लेके आ सकें, आपकी आप कहीं पर कोई अटके नहीं। लेकिन तब भी आप एक बार पूरा कवि परिचय, उनकी काव्यगत विशेषताएं, कविता, व्याख्या, आश्रय, तात्पर्य, अर्थ सभी कुछ अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके सामने किसी भी तरह का प्रश्न रख दिया जाए आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे लेंगे। तो अभी तक जो भी हमने आपको कराया इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब आपको कहाँ पर मिलेगा, उसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा आपके सामने, यहाँ पर दिया हुआ है CBSE K-12। बस आपको इसे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपकी सारी क्लासेस आएंगी। अब आपको करना है अपनी क्लास को सेलेक्ट। आपकी क्लास है 12th, तो 12th जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे आपके सामने 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। अब ये हम कहाँ पढ़ रहे थे, हमारी बुक आरोह भाग 2 में। तो अब आपको देखना ये रही हमारी हिंदी आरोह NCERT। बस इसे आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट होगी बुक की, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करिए, उसके सामने आपके टॉपिक वाइज मेंशन है। तो जो भी आपको पढ़ना है क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट होगा। जैसे आप मान लीजिए NCERT सोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं वो आप करिए, MCQs है, वन शॉट है, जो भी आप क्लिक करोगे इस तरह से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखते ही आप अच्छे से अपना जितना भी प्रिपरेशन है, चीज़ों को समझना है, एग्ज़ाम टेस्ट का रिवीजन करना है, तैयारी करनी है, जो कुछ है आप करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।